तो ठीक है, आप जरा वीडियो का ध्यान दीजिएगा, आज वीडियो ना कटने पाए तो पता लग गया, ठीक है ना। तो देखिए सेंटर ऑफ मास पढ़ा रहे थे। सबसे पहले मैंने आपको सेंटर ऑफ मास से क्या समझते हैं उसके पहले की वीडियो में बता चुका हूँ मैं। उसके बाद कल की वीडियो में मैंने बताया, ऑडिबल हो रहा है ना? यस सर। तो कल की वीडियो में मैंने बताया कि 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। फिर मैनी पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इस तरीके की बात। साथ में ये भी मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, अगली क्लास में, कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है सिस्टम पे तो सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड रहता है, मतलब कि जिस स्पीड से मूव करता है उसी स्पीड से मूव करता रहता है, और अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने सेंटर ऑफ मास बोला था कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो सेंटर ऑफ मास की बहुत से न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जब, तो ये सारी बातें आपको काफ़ी आसान लगने लगेंगी और सारे के सारे फॉर्मूले आपके जवान पे आ जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको एक बात और भी बताया था कि 2 पार्टिकल्स हैं, तो 2 पार्टिकल्स हैं, उनका सेंटर ऑफ मास उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के पे लाई करेगा। 2 पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास उनको ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन के पे लाई करेगा, ठीक है ना। और वो सेंटर ऑफ मास जो होगा दोनों पार्टिकल्स को के डिस्टेंस को इनवर्स रेशियो ऑफ देयर मासेस में डिवाइड करेगा। ये बातें बता चुके थे, ये सारी बातें भी हो चुकी थी। और उसके बाद सेंटर ऑफ मास हैवियर पार्टिकल की ओर ज़्यादा होगा, लाइटर पार्टिकल से दूर होगा, ये सब बात भी हो चुकी थी। अब जब सवाल लगाएंगे तो हम लोग फिर बहुत बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। उसके बाद एक बात और, अगर सेंटर ऑफ मास को हम कोऑर्डिनेट का एक्सिस रेफरेंस फ्रेम माने, कोऑर्डिनेट का रेफरेंस फ्रेम तो हम कुछ भी मान सकते हैं, मतलब एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का 0 0 हम कोई भी पॉइंट मान सकते हैं। तो अगर सेंटर ऑफ मास को हम माने, अगर हम सेंटर ऑफ मास को माने कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास के अराउंड हर मास का जो मोमेंट होगा वो 0 होगा, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 कल बताया था मैंने, प्लस m2 x2 बाई m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ठीक है ना। और रेडियस वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 r1 प्लस m2 r2, ठीक है ना, प्लस सो ऑन अप टू, अगर मान लीजिए n पार्टिकल्स हैं तो mn rn, ठीक है ना, यस सर, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन अप टू mn, अगर n पार्टिकल्स हैं। ये कल मैंने बता दिया था आपको। यस सर। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को सेंटर ऑफ मास पे ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट सिस्टम माने, या सेंट्रोइडल फ्रेम कह सकते हैं इसको, तो ऐसे केस में क्या होगा, r सेंटर ऑफ मास क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये फैक्टर जब इधर आएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू mn rn इज इक्वल टू 0। यानी सेंट्रोइडल फ्रेम में, यानी सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन मान के अगर जो हम फ्रेम बनाएंगे, उसके अलाउंग सभी पार्टिकल्स का जो है मोमेंट जो होगा वो 0 होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन अप टू mn rn इज इक्वल टू 0। यानी हर पार्टिकल का मोमेंट सेंट्रोइडल फ्रेम में 0 होगा। ये छोटी छोटी बातें आप जानते रहिए, ये सब बातों का इस्तेमाल अभी मैं 1-2 दिन में ही, हो सकता है कि आज तो मैं सेंटर ऑफ मास ओरिजिन खत्म कर दूं, ठीक है ना, आज खत्म हो जाएगा। इसके बाद मुझे 1-2 क्लासेस और लगेंगी रोलिंग मोशन समझाने में। रोलिंग मोशन थोड़ा टिपिकल है और उससे क्वेश्चंस खूब बनते हैं, ठीक है ना, और थोड़ा लेंदी भी है, थोड़ा टाइम लगेगा। तो मान लीजिए 2 पीरियड में मैं रोलिंग मोशन खत्म करूँगा, उसके बाद मैं आपको 7, 8, 10 पीरियड जब तक हो ना जाए तब तक IIT मेडिकल पास्ट ईयर्स लगाऊंगा, ठीक है ना। उसमें लेकिन मैं इन्हीं बातों का इस्तेमाल करूंगा, इसलिए इन बातों को बेहतर ढंग से जानना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? ये बातें आपको आनी चाहिए, बात समझ गए? यस सर। तो अब आप देखिए m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस सो ऑन टू mn rn इज इक्वल टू 0। यानी कि सेंट्रोइडल फ्रेम में जो है, सेंट्रोइडल फ्रेम में यानी कि सेंटर ऑफ मास को अगर ओरिजिन ऑफ द एक्सिस मानिए तो हर पार्टिकल का मोमेंट का जो सम होगा वो 0 होगा। ये मेरे कहने का मतलब है। ये सब छोटी मोटी बात आप समझ रहे हैं। अब एक छोटी सी बात आप और देख लीजिए, फिर मैं सेंटर ऑफ मास को थ्योरेटिकल लेवल पे क्लोज कर दूं, और जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा और आप और कंफर्टेबल हो जाएंगे इन सब फॉर्मूले से, इन सब कॉन्सेप्ट से। बात समझ में आई? तो अब आप देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम। तो सबसे पहले ट्रंकेटेड सिस्टम से हमारा मतलब क्या है ये समझ जाइए। ऐसा सिस्टम जिसमें से कुछ ना कुछ मास निकाल दिया है, ऐसा सिस्टम जिसमें से कुछ ना कुछ मास हमने निकाल दिया है, उसको ट्रंकेटेड सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी में से कोई पोर्शन हमने निकाल दिया, फिर उस निकाले हुए फिर रेस्ट ऑफ द बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा,
इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम। अभी मैं आपको फिगर से समझा रहा हूँ, पहले आप समझिए सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर कई बॉडीज का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हर बॉडी का सेंटर ऑफ मास पे उसके मास के बराबर पार्टिकल को अज्यूम कर लीजिए और फिर इन सब पार्टिकल्स का m1 r1 प्लस m2 r2 करके इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास कई बॉडीज का निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कई बॉडीज का सिस्टम दे दिया, अब पूछ लिया कि इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इसको निकालने के लिए हर बॉडीज के सेंटर ऑफ मास पे उसके मास के बराबर एक पार्टिकल आप एज्यूम कर लीजिए और इस पार्टिकल सिस्टम का आप सेंटर ऑफ मास निकाल लीजिए उसी प्रकार से जैसा मैंने आपको मैनी पार्टिकल एन पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना सिखाया है। बात समझ में आ गई। अब आप एक बात देखिए, इस सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम से हमारा यह मतलब है कि जैसे मान लीजिए ये एक स्फीयर है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और इस स्फीयर से r/2 रेडियस का एक इस तरह से हमने गोला निकाल दिया। मान लीजिए कि बड़ा स्फीयर है, इसका रेडियस है r, और इस बड़े स्फीयर से r/2 रेडियस का एक गोला हमने इस प्रकार से इसमें से निकाल दिया। इस प्रकार से निकाला कि इसका इस निकाले हुए गोले का पेरिफेरी ओरिजिनल स्फीयर के पेरिफेरी से टच करता है, इस तरह से निकाल दिया। अब मैं इसको निकालने के बाद अगर पूछूं कि बचे हुए स्फेरिकल गोले का क्या, स्फेरिकल शेल का क्या सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, अगर इस तरह का प्रश्न पूछ लूं तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने का सीधा सा तरीका है कि जब इसको निकाला नहीं गया था तब इसका सेंटर ऑफ मास हम पता कर लें। जब इसको हमने निकाला नहीं था बड़े स्फेरिकल सेल से तब इसका सेंटर ऑफ मास पता कर लें। तो मान लीजिए सेंटर ऑफ मास का कब कोऑर्डिनेट था x1 y1, तब सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट था x1 y1 z1। देखिए मैं आपको समझा क्या रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम। ट्रंकेटेड मतलब मान लिए ये एक स्फीयर है, ठीक है ना, इसमें से एक गोला ऐसे निकाल दिया, इस पूरे स्फीयर का रेडियस r है और r/2 रेडियस का एक गोला इस प्रकार से इसमें से हमने काट के निकाल दिया। तो बचे हुए स्फीयर का क्या कहाँ सेंटर ऑफ मास होगा, इसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम। बात समझ आ गई। तो सबसे पहले ओरिजिनल गोले का हम सेंटर ऑफ मास मान लीजिए x, y और z है। मान लीजिए ओरिजिनल गोले का सेंटर ऑफ मास x1 y1 z1 है जब ये निकाला नहीं गया था तब, ठीक है ना। और जिस पार्ट को निकाला गया उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए x1 डैश y1 डैश और z1 डैश, और जिस पार्ट को निकाला गया मान लीजिए उसका सेंटर ऑफ मास x1 डैश y1 डैश z1 डैश है। बात समझ आ गई। तो निकालने के बाद रेस्ट ऑफ द सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो इस तरीके से होगा, m यानी बड़े स्फीयर का मास इनटू उसका क्या कहते हैं x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ मास माइनस, अब माइनस करेंगे, माइनस स्मॉल m यानी जितने मास को निकाला गया इनटू उसका सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट अपॉन m माइनस। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे और इसी प्रकार से y कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा और z कोऑर्डिनेट भी निकल जाएगा। बात समझ में आई। फिर से सुनिए और बात को बढ़िया समझिए। देखिए ये एक बड़ा सा स्फीयर है, ये एक बड़ा सा सॉलिड स्फीयर है, इसका रेडियस r है। इस सॉलिड स्फीयर से r/2 रेडियस का एक गोला इस प्रकार से निकाल लिया। निकाले हुए गोले और इसकी पेरिफेरी एक पॉइंट पर है, ठीक है ना, कि कोने से निकाल दिया। अब हम पूछेंगे कि बचे हुए स्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम। मतलब कुछ पार्ट निकाल लिए, ठीक है ना। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल स्फीयर, यानी कि ओरिजिनल स्फीयर से हमारा मतलब है जब इसको निकाला नहीं गया था तब जो स्फीयर था उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट पे है, और जो पार्ट निकाला गया उसका सेंटर ऑफ मास x1 डैश y1 डैश z1 डैश कोऑर्डिनेट पर है। तो बचे हुए स्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट होगा वो ऐसे निकलेगा और y कोऑर्डिनेट जो होगा वो ऐसे निकलेगा, ऐसे m into y1 माइनस स्मॉल m into y1 डैश अपॉन m माइनस m। बात समझ में आई। इसी तरीके सेंटर ऑफ मास का जो z कोऑर्डिनेट होगा वो इस प्रकार से निकलेगा। z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, m into z1 माइनस स्मॉल m into z1 डैश अपॉन m माइनस m। बात समझ में आ रही है। इस तरीके से सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्रंकेटेड सिस्टम
निकलता है, सेंटर ऑफ मास का XYZ कोऑर्डिनेट एक ट्रंकेटेड सिस्टम का इस प्रकार से निकलता है। जब आप 8, 10, 15 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ये सब बातें बहुत आसान लगने लगेंगी। बात समझ में आई? यस सर। तो अब मैं थ्योरेटिकल लेवल पे सेंटर ऑफ मास को क्लोज कर रहा हूँ। अब मैं थ्योरेटिकल लेवल पे सेंटर ऑफ मास को क्लोज कर रहा हूँ और मैंने आपसे शुरू में कहा था कि सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और रोटेशनल मैकेनिक्स का बेसिक कांसेप्ट मैं एक साथ बताऊंगा। सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, कोलिजन और रोटेशनल मैकेनिक्स का बेसिक कांसेप्ट मैं एक साथ बताऊंगा और इसके सारे प्रीवियस ईयर्स में जितने भी क्वेश्चन आए हैं आईटी मेडिकल में वो सब इकट्ठे करूंगा। ये बात मैं पहले सबको कम्युनिकेट कर चुका था। बात समझ में आ गई? तो अभी का क्या सीन है कि अभी मैंने आपको क्या बता दिया, अभी मैंने सेंटर ऑफ मास को थ्योरेटिकल लेवल पे क्लोज कर दिया, ठीक है ना। आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम करेंगे तो आपका दिमाग खुलता रहेगा, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कहीं बात फंस रही तो एक बार मेरी वीडियो को रिवाइंड करके देखिए या मुझसे डायरेक्ट पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो एक बात तो ये हो गई। उसके बाद मैंने आपको लीनियर मोमेंटम के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए थे, लीनियर मोमेंटम बढ़िया से समझा दिया, ठीक है ना। अब आपका बचा कोलिजन। कोलिजन का कुछ पार्ट बचा है जो मैं आज अभी कर दे रहा हूँ और इससे ज़्यादा मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा, मतलब कोलिजन खत्म करते करते ही पीरियड खत्म हो जाएगा। और कल जब मैं आऊँगा तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिएगा आप लोग, हम सीधे आपको जो है रोलिंग मोशन 2 पीरियड में खत्म कर देंगे और फिर केवल सवाल कम से कम 10 दिन, ठीक है ना, जब तक खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो अब आप देखिए मैं आपको कोलिजन के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ, कोलिजन के कुछ बचे हुए कॉन्सेप्ट्स बता दे रहा हूँ। खूब गौर से देखिए, इन सब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल मैं सवाल लगाने में करूंगा, तो खूब ध्यान से इन कॉन्सेप्ट्स को सुनिए, खूब बढ़िया से इन कॉन्सेप्ट्स को देखिए। इन सब कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करूंगा। बात समझ में आ गई? यस सर। थोड़ा सा विजिलेंट रहिए, मतलब कर जितना फोकस रहिए, पूछते ही फट से बताइए। देखिए ऐसा है, तुरंत रिस्पॉन्ड किया गया, ठीक है। उसके बाद देखिए ये है कि इसे कोलिजन है, तो कोलिजन में मैंने आपको क्या क्या बताया था। कोलिजन होता क्या है? म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज फॉर अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम सच दैट द काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ द इंटरैक्टिंग पार्टिकल चेंजेस। ओवरऑल मोमेंटम कंजर्व रहता है, ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इंटरैक्टिंग पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम चेंज करे, इस प्रकार का म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज कोलिजन। इसको कोलिजन कहते हैं, मैं बढ़िया समझा चुका हूँ आपको प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में। बात क्लियर है? अब नेक्स्ट बात देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने आ रहा हूँ वो ये है, बोलिए। तो अब देखिए, अब नेक्स्ट चीज आप देखिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि क्या कहते हैं, मैंने आपको एक बात और बताई थी कि फिजिकल कांटेक्ट एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है कोलिजन में। कोलिजन के लिए फिजिकल कांटेक्ट एक नेसेसरी कंडीशन नहीं है, बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी मोमेंटम चेंज हो सकता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्पेक्ट्रम एक्सपेरिमेंट करके मैंने आपको दिखाया था, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तीसरी चीज जो मैंने आपको बताई थी पहले, वो ये थी कि टाइप्स ऑफ कोलिजन। 3 तरह के कोलिजन बेसिकली होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक, इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तीनों आपको मैंने बताया था, तीनों का एग्जांपल दिया था, तीनों में कोएफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। इतनी बातें हमारी आपकी हो चुकी थी, ठीक है ना। अब आप देखिए एक और टाइप ऑफ कोलिजन देखिए, एक और टाइप ऑफ कोलिजन देखिए, इसको वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन कोलिजन कहते हैं। वन डायमेंशन या टू डायमेंशन कोलिजन कहते हैं। इस वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, और इसको ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। अब मैं कोलिजन की एक और बात बताने जा रहा हूँ, वो बात ये है कि वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं, टू डायमेंशन को ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। फिर से सुनिए, मैंने इसके पहले कोलिजन के 3 प्रकार बताए थे, लेकिन एक और मापदंड है, एक और क्लासिफिकेशन का ढंग है। इस क्लासिफिकेशन के ढंग के अनुसार कोलिजन 2 तरह का होता है, एक वन डायमेंशन कोलिजन और टू डायमेंशन कोलिजन। वन डायमेंशन कोलिजन को हेड ऑन कोलिजन भी कहते हैं और टू डायमेंशन कोलिजन को ऑब्लिक कोलिजन भी कहते हैं। बात समझ में आ गई? यस सर। अब समझ लीजिए इसका मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2 बॉडीज ऐसे आई, 2 बॉडीज ऐसे आई आपस में टकरा गई। यस। 2 बॉडीज ऐसे आई आपस में टकरा गई, इस प्रकार से मान लीजिए टकरा गई, तो इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको लाइन ऑफ इंपैक्ट कहेंगे। इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको हम क्या कहेंगे? लाइन ऑफ इंपैक्ट। अगर इस लाइन ऑफ, फिर से सुनिए, मैं आपको कोलिजन के 3 प्रकार बता चुका था, अब मैं कोलिजन के 2 और प्रकार बता रहा हूँ।
एक को वन डायमेंशन कहते हैं, दूसरे को टू डायमेंशन कहते हैं। वन डायमेंशन को हेड ऑन भी कहते हैं, कुछ ये वन डायमेंशन को हेड ऑन भी कहते हैं, और टू डायमेंशन को ऑब्लिक भी कहते हैं। कुछ यही का बात है, तो टू डायमेंशन को ऑब्लिक भी कहते हैं। तो गौर से देखिए, ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर दो बॉडीज जो आ रही हैं, दो बॉडीज आ रही हैं और दो बॉडीज आपस में टकराती हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। तो अगर जिस पॉइंट पे टकरा ये इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। अगर इन दोनों की स्पीड टकराने के पहले और टकराने के बाद, अगर इन दोनों की स्पीड टकराने के पहले और टकराने के बाद दोनों लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अराउंड होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। फिर से सुनिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया। अब गौर से फिर से देखिए 2 मिनट, मैं आपको दो तरह के कोलिजन बता रहा हूँ, हेड ऑन कोलिजन और ओब्लिक कोलिजन। हेड ऑन को वन डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं, ओब्लिक को टू डायमेंशन कोलिजन भी कहते हैं। अगर दो बॉडीज आती हैं, आपस में टकराती हैं, तो इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन होती है, उसको लाइन ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं। अगर इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इन दोनों बॉडीज की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है, इनिशियल फर्स्ट डिस्टर्बेंस हो गया था आपसे, देखिए इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज है। इनिशियल से मतलब ये है कि टकराने के पहले की वेलोसिटी, और फाइनल का मतलब है टकराने के बाद की वेलोसिटी। अगर इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग है, तो इस तरह के कोलिजन को हम क्या कहते हैं? हेड ऑन कोलिजन कहते हैं या वन डायमेंशन कोलिजन कहते हैं। मतलब फाइनल इनिशियल वेलोसिटी सेम रहता है दोनों का ना? नहीं, सेम रहना जरूरी नहीं है। लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनिशियल और लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग ही फाइनल वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उसको हम वन डायमेंशन कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? अब दूसरी बात आप देखिए, अगर दो बॉडीज आके आपस में टकराती हैं, अगर दो बॉडीज आप यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ टकरा रहा है, अगर कोई दो बॉडीज आपस में आके टकराती हैं और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है और ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, अब आपको टू डायमेंशन कोलिजन बता रहा हूँ या ऑब्लिक कोलिजन बता रहा हूँ। अगर दो बॉडीज आके आपस में टकराती हैं, इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है। अगर इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग इनकी इनिशियल और या फाइनल वेलोसिटी दोनों की नहीं है, किसी एक की भी इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग नहीं है, तो ऐसे कोलिजन को टू डायमेंशन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं। फिर से सुनिए, ध्यान से देखिए, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, रिदम थोड़ा सा टूट गया, थोड़ा सा कोऑपरेट करिए। देखिए ऐसा है कि दो बॉडीज हैं, आपस में आके टकराई, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन करने वाली स्ट्रेट लाइन क्या होगी? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलोंग किसी भी एक बॉडी की, दोनों की हो या किसी भी एक की हो या दोनों की हो, ठीक है ना, किसी भी एक की इनिशियल या फाइनल, या तो इनिशियल या फाइनल या दोनों हो, इस लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलाउंड नहीं है, तो ऐसे कोलिजन को टू डायमेंशन कोलिजन या ऑब्लिक कोलिजन कहते हैं, ठीक है ना। अब इतनी बात आप समझ जाइए। इसके बाद आपको नोट्स बनाना हो तो वीडियो से बना लीजिए आप लोग को, और प्रश्न जब हम लगाएंगे तो ये बात एकदम साफ हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो अभी चलने दीजिए 5 मिनट और, फिर इकट्ठे कर दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट बात मैं आपको बताने आ रहा हूँ कोलिजन की, थोड़ी सी बात बता दूँ, और हमको लग रहा है कल भी कोलिजन पढ़ाना पड़ेगा। कल भी कुछ बातें ऐसी हैं कोलिजन की जो हमको कल पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कल हो जाएगा कोलिजन और रोलिंग मोशन परसों नरसों, यानी 3 दिन अभी पढ़ाना पड़ेगा। क्या किया जाए? मतलब नेक्स्ट वीक से न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। हाँ, अब जो भी आज कौन सा दिन है? आज सर वेडनेसडे, थर्सडे, तो कोलिजन अभी खत्म हो नहीं पाया, टाइम खत्म हो गया। यस सर। टाइम खत्म हो गया, कोलिजन नहीं खत्म हो पाया, तो आप जानिए कोलिजन में बहुत कुछ बताना है। तो एक बात तो वो बच गई, एक दिन तो कोलिजन ले लेगा थर्सडे, फ्राइडे सैटरडे रोलिंग मोशन ले लेगा, संडे आप लोग बेसिक रिवाइज करके आइएगा, मंडे से आपके सवाल रहेंगे। बात समझ में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब आप देखिए एफर्ट्स को देखिए, 5 मिनट बचा है, उसको खत्म किया जाए। देखिए ऐसा है कि मैं आपको इतनी बातें बता दिया। अब देखिए अगर कोई मास है, कुछ छोटी छोटी बातों को आप जान लीजिए। कोई मास m है जो रेस्ट पे है, यानी u बराबर 0। कोई मास m है जो रेस्ट पे है, यानी u बराबर 0। और कोई मास, इसी m मास का कोई और मास, कोई और बॉडी अगर मान लीजिए u स्पीड से ऐसे आती है, इससे टकरा जाती है। फिर सुनिए, अगर m मास की कोई बॉडी रेस्ट पे है और m ही मास की कोई और बॉडी u स्पीड से आती है, इससे टकरा जाती है, तो टकराने के बाद ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और ये बॉडी u स्पीड से आगे मूव कर लेगी। अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो, ये बात समझ
यस सर। इसको मैं अभी प्रूफ कर सकता हूँ, लेकिन प्रूफ करूंगा तो क्वेश्चंस और डिले होंगे, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आप ध्यान रख लीजिए, कंपटीशन में आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, और आपके स्कूल में जो क्वेश्चन आए बड़ा आसान आसान आएंगे। एक बात आप ध्यान से देखिए, कोई बॉडी m मास की है और रेस्ट पे रखी हुई है, कोई दूसरी बॉडी m मास की है, u स्पीड से आगे से टकरा जाती है, तो ये बॉडी रेस्ट पे आ जाएगी और ये बॉडी उसी स्पीड से मूव कर जाएगी। सर अक्सर एक्सीडेंट्स में ऐसा होता है। अगर इतनी कंडीशन होंगी तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा, मोमेंटम कंजर्व रहेगा और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, तो ये रेस्ट पे आ जाएगी और ये जो है उसी स्पीड से मूव कर लेगी। एक बात, ठीक है ना। यस सर। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करेंगे बहुत से क्वेश्चंस में, है ना। यस। अब दूसरा छोटी सी बात देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मास है, एक बहुत बड़ा मास है और वो u स्पीड से मूव कर रहा है, एक बहुत बड़ा मास है और u स्पीड से मूव कर रहा है। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम मिल करेगा, है ना, और इसका अंतिम एप्लीकेशन बस आप जानिए, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा मास है, u स्पीड से मूव कर रहा है और रास्ते में एक छोटा सा मास m रखा हुआ है, जहां m बड़े मास से बहुत कम है, जहां स्मॉल m बड़े मास से बहुत कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर ये आगे से टकरा जाएगा, ध्यान से सुनिए, एक बहुत बड़ा मास कैपिटल M है, मान लीजिए एक ट्रक है और u स्पीड से मूव कर रही है और रास्ते में एक बहुत छोटा सा मास है, पर छोटा सा पत्थर है और वो मास जो है ट्रक के मास के रिस्पेक्ट में बहुत कम है, तो जब ये इससे हिट करेगा तो ये 2m मास से आगे जाएगी। जब इससे हिट करेगा, उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ, तो 2m मास से आगे जाएगी और ट्रक जो है प्रैक्टिकली u मास से ही मूव करती रहेगी। ये दो बात समझ में आ गई? यस सर। ये दो बात एकदम क्लियर है, बोलो बेटा। यस सर। अच्छा, अब तीसरी बात देख लो, अगर कोई मास m है, अगर कोई मास m है और u स्पीड से इधर आ रहा है और कोई दूसरा मास m, दूसरा भी सेम मास m है और वो v स्पीड से इधर आ रहा है, फिर सुनो, कोई मास स्मॉल m है, वो u स्पीड से इधर जा रहा है और कोई मास, एक और मास है स्मॉल m, v स्पीड से इधर आ रहा है और दोनों आके अगर परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, ये मास u स्पीड से उधर जाने लगेगा और ये मास v स्पीड से इधर आएगा। इसको भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे इलास्टिक कोलिजन मानते हुए E बराबर 1 मानते हुए प्रूफ किया जा सकता है, ठीक है ना। ये प्रूफ हम लोग खुद से देख लेते, कंपटीशन में सब प्रूफ नहीं पूछता है, हम इसका इन सब बातों को अप्लाई करेंगे, इसलिए आपको बताना है। अगर कोई मास स्मॉल m है, u स्पीड से ऐसे जा रहा है, दूसरा मास एक और है स्मॉल m, v स्पीड से ऐसे आ रहा है, दोनों जब हेड ऑन कोलिजन करेंगे, हेड ऑन क्या होता है समझ चुके हैं। यस सर। आपस में कोलाइड करेंगे और परफेक्टली इलास्टिक होगा, टकराने के बाद ये मास u स्पीड से इधर जाने लगेगा और ये मास v स्पीड से इधर आने लगेगा। बात समझ में आ रही? Yes, sir. इतनी बात एकदम क्लियर है? Yes, sir. कोई बट नहीं है? No, sir. बोलिए, इतनी बात स्पष्ट है? यस सर। अच्छा, अब एक और बात देखिए, एक और बात देखिए, एक और छोटी सी बात ऐसी देख लीजिए, एक बहुत बड़ा मास है, एक बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए एक पहाड़ है, एक बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए एक पहाड़ है, और एक छोटा मास जो उसकी रिस्पेक्ट में निग्लिजिबल है, मान लीजिए साइकिल है, और आके उससे टकरा जाती है, तो क्या होगा? क्या होगा? वो साइकिल उसी स्पीड से पीछे चली जाएगी जिस स्पीड से वो आई थी, अगर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो। फिर से सुनिए, एक बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए पर्वत है, और एक छोटा मास है, इसे प्रूफ किया जा सकता है, लेकिन इसको बहुत देर लग जाएगी, जल्दी काम, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लुक करनी पड़ेगी 1-2%, ठीक है ना। इसका एंड रिजल्ट जानिए, इसको अप्लाई करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसा होता है, ठीक है ना। एक बहुत बड़ा मास है, मान लीजिए एक छोटा मास साइकिल आती है, उससे टकराती है u स्पीड से, तो u स्पीड से टकराती है तो u ही स्पीड से लौट जाएगी अगर हेड ऑन और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो, E की वैल्यू 1 है तो, और पर्वत उसी जगह रहेगा। जो बड़ा मास होगा उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो उसी स्पीड से लौट जाएगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब कुछ छोटी मोटी बात आप और जान लीजिए। मैंने बताया था परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है तो E की वैल्यू 1 है, इनइलास्टिक है तो E की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है। परफेक्टली इनइलास्टिक या प्लास्टिक कोलिजन कह लिए, परफेक्टली प्लास्टिक कोलिजन, तो उस केस में क्या होगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? लेकिन E की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। E की वैल्यू 1 से ज़्यादा तब होगी जब कोलिजन में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, तो E की वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा PhD नहीं करना है, बस इतनी बात आप जानते रहिए। बात समझ में आ गई? और E क्या होता है? E क्या होता है? इम्पल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन अपॉन इम्पल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे मान लीजिए दो बॉडीज आई आपस में टकराई, खूब गौर से देखिए, बढ़िया समझिए, इसको फटाफट समझ लीजिए।
दो बॉडीज आई आपस में से टकराई, तो टकराने के बाद पहले क्या होता है, वो बॉडीज दबती हैं, उनके शेप डिफॉर्म होते हैं। जैसे दो बॉडीज आई, खूब बढ़िया से विजुलाइज करिए, आपस में ऐसे टकरा गई, टकराने के बाद कुछ देर तक उनके शेप में डिफॉर्मेशन आता है। मान लीजिए एक बॉडी v स्पीड से ऐसे मूव कर रही है और दूसरी बॉडी, एक बॉडी मान लीजिए u स्पीड से ऐसे मूव कर रही है, दूसरी बॉडी v स्पीड से ऐसे आ रही है, और मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है, मान लीजिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। इधर देखिए, फिगर से देखिए फटाफट, आखिरी बात है, आखिरी डिस्कशन, और फिर कल कोलिजन थोड़ा सा और पढ़ाना है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद वीडियो कट कर दीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो कट कर दीजिएगा। देखिए लास्ट डिस्कशन देखिए, खूब बढ़िया से समझिए, इस बात को गौर से देखिए, समझ रहे हैं ना। यस सर। और वो करिए, देखिए जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है, ठीक है ना। ये बॉडी मान लीजिए v स्पीड से आ रही है और ये बॉडी v डैश स्पीड से इस डायरेक्शन में जा रही है, और मान लीजिए v डैश से बड़ा है। फिर से समझिए, मान लीजिए एक बॉडी यहाँ है, एक बॉडी यहाँ है, ये बॉडी v डैश स्पीड से ऐसे जा रही है और ये बॉडी v स्पीड से ऐसे आ रही है। मान लीजिए v डैश से बड़ा है, इसको एज्यूम कर लीजिए। तो पहले ये बॉडी इसके आगे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगा, ये बॉडी डिफॉर्म होगी, दोनों बॉडीज क्या होगी, डिफॉर्म होगी, आपस में दबेगी। तो दबेगी तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होगा, इंपल्स प्रोड्यूस होगा ना, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। तो इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इसको आगे की ओर लगेगा और इसकी ओर पीछे की ओर लगेगा। बात समझ आ गई? तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, टकराने के बाद इसकी इस वाली बॉल की स्पीड बढ़ेगी और इस वाली बॉल की स्पीड घटेगी, कम होगी। बात समझ आ गई? उसके बाद क्या होगा, पहले तो डिफॉर्म, जब तक डिफॉर्म हो रहा है तब तक इस बॉल के ऊपर इधर फोर्स, इस बॉल के ऊपर इधर फोर्स लग रहा है, जब तक डिफॉर्म हो रहा है तब तक। और फिर उसका मैक्सिमम डिफॉर्मेशन हो जाएगा, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी। मैक्सिमम डिफॉर्मेशन में दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, क्योंकि इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन इसकी स्पीड को कम करेगा और इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। तो कुछ देर बाद जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा तो दोनों की स्पीड बराबर हो जाएगी। उसके बाद या तो बराबर स्पीड से वो चलती ही रहेंगी दोनों, या तो ऐसा होगा, और या तो फिर इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन लगेगा। इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन क्या करेगा कि ओरिजिनल शेप को गेन करने का प्रयास करेगा, ओरिजिनल शेप को गेन करने का प्रयास करेगा, ठीक है ना। तो इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन भी इसके ऊपर फोर्स इधर लगाएगा, इसके ऊपर फोर्स इधर, यानी मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के बाद क्या होगा, या तो दोनों बॉडी उसी स्पीड से मूव कर लेंगी, या तो इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन लगेगा और इसकी स्पीड फिर कम होगी, इसकी स्पीड फर्दर इंक्रीज होगी और फाइनली दोनों बॉडी सेपरेट हो जाएंगी। ये ज्यादा स्पीड से आगे चलेगी और ये कम स्पीड से पीछे चलेगी। ये अंत रिजल्ट होगा। बात समझे? इन सब बातों का इस्तेमाल मैं, इन सब कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में करूंगा। बात समझ आ गई? और ई क्या होता है कि ई क्या होता है, इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन अपॉन इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन। ई क्या होता है, इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन अपॉन इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन। और इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन हर केस में सेम नहीं होते हैं, केवल परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, इलास्टिक कोलिजन में ऐसा होता है, बाकी केसेस में दोनों डिफर करते हैं, ठीक है ना। नॉर्मली इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है और इंपल्स ऑफ रिस्टिट्यूशन कम होता है, इसीलिए कोलिजन के बाद स्पीड जो है कम हो जाती है। वीडियो कट कर